हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, आप पे आपके लिए यूजीसी नेट के लिए बहुत सारी क्लासेस आपके लिए लेके आने वाले हैं और आज आपके लिए 10 पर क्लास चल रही है। आपके लिए सिर्फ नेट के लिए नहीं है, ये आपके एमपी सेट के लिए भी है, याद रखना। एमपी सेट के लिए भी यही क्लास आपके लिए लगने वाली है। क्या? ये क्लास सिर्फ नेट के लिए नहीं है, एमपी सेट के लिए भी आपकी यही क्लास होने वाली है, जो कि आपका मार्च का एग्जाम है और मार्च के एग्जाम के ओरिएंटेड में क्लास ले रहा हूँ। मैंने आपके लिए एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, वहाँ पे बताया था कि सेट और नेट में क्या अंतर है। अगर आपको भाई साहब सेट और नेट में अंतर पता है, तो आप किसी भी तरीके से अलग से पढ़ाई नहीं करेंगे। बस आपको उपयोग करना आना चाहिए कि किसी कंटेंट को सेट के अनुसार कैसे यूज़ करना है और नेट के अनुसार कैसे यूज़ करना है। तो आज आपकी तीसरी क्लास है, मैंने कुछ क्लास छोटी रख रहा हूँ अभी। क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि माइक वगैरह थोड़ा डैमेज हो गया है, लैपटॉप भी डैमेज हो गया, तो आवाज़ का इश्यू आ रहा है। मैंने माइक न्यू ऑर्डर किए हैं, जैसे ही माइक मेरे पास आता है, तो मैं आपके लिए लॉन्ग क्लास के लेके आऊँगा बाकायदा। और अपना टारगेट है कि मार्च तक खत्म करना है। मार्च का जो आपका एग्जाम है, उसके पहले अपन को खत्म करना है, ठीक है ना? उसके पहले पूरा कंटेंट खत्म करना है। आप बच्चों में से एक डाउट था कि जो आपने पहले पढ़ा है, क्या वही पढ़ाऊंगा मैं? नहीं, इस बार कंटेंट कुछ अपडेट है, कुछ अपडेट है, क्योंकि देखो लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ाया था, तो सिर्फ मैराथन मैंने आपके लिए ली थी। क्या लिया था? मैराथन मैंने आपके लिए लिया था, और जब मैराथन मैंने आपके लिए लिया था, तो उसमें बहुत सारी चीज शॉर्ट में पढ़ाई थी मैंने, शॉर्ट में आपके लिए पढ़ाई थी। बट इस बार आपको टू द पॉइंट डीप में जाके पढ़ाऊंगा। हाँ, रिवीजन जब हम लोग करेंगे तो शॉर्ट में कर लेंगे। रिवीजन जब करेंगे हम लोग, शॉर्ट में कर लेंगे। आज का टॉपिक है इतिहास में वस्तुनिष्ठता और पूर्वाग्रह। वस्तुनिष्ठता क्या होती है और पूर्वाग्रह क्या होती है, आज का टॉपिक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। दो आप टॉपिक पढ़ते हो, एक ऑब्जेक्टिविटी पढ़ते हो, एक आपकी वस्तुनिष्ठता, ठीक है ना? एक आपकी वस्तुनिष्ठता होती है, एक आपकी व्यक्तिनिष्ठता होती है। एक आपकी ऑब्जेक्टिविटी होती है, एक आपकी सब्जेक्टिविटी होती है। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, सब्जेक्टिविटी क्या होती है, आपको इसको समझना पड़ेगा। पहले इसको ही आपको समझना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। फिर पूर्वाग्रह क्या होता है, उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ हमेशा, कि एक क्या है, एक गिलास जार रखा हुआ है, एक आपका जार रखा हुआ है। इस जार में इतना पानी भरा हुआ है। क्या? पानी भरा हुआ है। अब सबका इसको देखने का नजरिया अलग हुआ। सबका इसको देखने का नजरिया अलग हुआ। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि आधा गिलास पानी है, कुछ लोग बोलेंगे आधा आधा गिलास खाली है। क्या बोलेंगे? आधा गिलास खाली है। कुछ लोग क्या बोलेंगे इसको, कि भैया इसमें आधी हवा भरी हुई है, आधा पानी भरा हुआ है। मतलब कहने का है कि किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी स्रोत को, किसी भी सामग्री को, किसी भी चीज को, किसी भी क्या कार्य प्रणाली को देखने का नजरिया सबका अलग अलग है। इसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। मतलब वस्तुनिष्ठता एक ऐसी चीज है जो आपको सोचने के लिए विकल्प देती है। आपको क्या विकल्प? विकल्प। जैसे आप जैन धर्म में अनेकांतवाद का सिद्धांत पढ़ते हो, ऐसी वस्तुनिष्ठता काम करती है कि आपको ऑप्शन देती है, विकल्प देती है कि आप इस विकल्प को चुन लो, क्या आपके हिसाब से सही है। वहीं व्यक्तिनिष्ठता क्या होती है, सब्जेक्टिविटी क्या होती है, इसको विषय निष्ठता भी बोलते हैं। सब्जेक्टिविटी आपकी क्या होती है, कि जब हमने उसको सब्जेक्ट बना दिया, भाई ये आधा गिलास है, मतलब उसको आधा गिलास ही कहेंगे, कुछ और नहीं कहेंगे। सब्जेक्टिविटी में आपका एक ही मत माना जाता है। याद रखना, जब भी हम इतिहास लेखन करेंगे, तो वहां पे आपकी सब्जेक्टिविटी काम में नहीं आएगी, आपकी ऑब्जेक्टिविटी काम में आएगी, वस्तुनिष्ठता काम में आएगी। क्यों? क्योंकि इतिहास लिखने वाला व्यक्ति अलग अलग होगा, इतिहास की व्याख्या करने वाला व्यक्ति अलग अलग होगा। जब दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, तो समझने वाले व्यक्ति अलग अलग होंगे, पढ़ने वाले व्यक्ति अलग अलग होंगे, है कि नहीं? तो इसमें और क्या, इसमें तथ्यों पर जोर दिया जाता है। क्या करना है आपको? तथ्यों पर जोर दिया जाता है, तथ्यों की अलग अलग व्याख्या की जाती है। तथ्य को सामने रखकर इतिहासकार बात करते हैं कि इस तथ्य का मामला ऐसा है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वस्तुनिष्ठता से क्या है कि इतिहास में तथ्यों पर अधिक जोर देना होता है। तथ्य को सामने रखकर इतिहास लिखना होता है। तथ्य को क्या सामने रखकर आपको इतिहास लिखना होता है। लेकिन लेकिन इतिहास लेखन में घटनाओं की सूचना तो संग्रहित की जा सकती है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। उसकी व्याख्या आपको अपने अनुसार करनी है। व्याख्या क्या? आपको अपने अनुसार करनी। इतिहासकार व्याख्या करता है, जो इतिहासकार होता है वह इसकी व्याख्या करता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। क्या? सूचना तो संग्रहित कर सकते हैं, घटनाओं से, सूचनाओं से, जानकारियों से। जो आपके दो प्रकार के इतिहास को जानने के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, पुरातात्विक और आपके साहित्यिक स्रोत होते हैं। आप पुरातात्विक की सामग्री इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन सामग्रियों को कैसे यूज करते हैं, वो व्यक्ति इतिहासकार ही बताएगा कैसे यूज करते हैं। इतिहासकार ही उसको बताएगा, वो व्याख्या करेगा उसकी। अब व्याख्या करेगा। यदि मैं हमेशा बोल दूं कि मुद्रा आपके लिए सिर्फ लेन देन का ही माध्यम थी, हो सकता है मुद्रा कहीं पर सजाने काम भी करती हो। जैसे हम निष्क और शतमान पढ़ते हो, जैसे क्या पढ़ते हो आप लोग, निष्क और शतमान पढ़ते हो, तो देखते हो वैदिक काल में क्या थे, आपके आभूषण थे। या उत्तर वैदिक काल तक आते आते निष्क और शतमान आपकी क्या लेन देन की वस्तु बन जाती है, मुद्रा बन जाती है, मुद्रा के रूप में काम करती है। करती कि नहीं करती है? तो यही है कि इतिहास अगर आप व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा,
तो फिर आपके लिए व्याख्या करना आसान नहीं रहेगा और व्याख्या गलत भी हो सकती है। इसलिए आपको क्या व्याख्या वस्तुनिष्ठ रहना पड़ेगा। तो लिखा ना, ये यहाँ से आप सेंटेंस जहाँ पे लिखे यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। लिखा ना कि वस्तुतः इतिहास मात्र घटना नहीं है, ना ही वह केवल इतिहासकार की कल्पना है। एक समय था जब इतिहास का लेखन वस्तुनिष्ठता पर अतिशय जोर दिया जाता था। किया गया। यहाँ पे ग्राड गिंड का कहना है कि मुझे तथ्य चाहिए। जीवन में हमें सिर्फ तथ्यों की आवश्यकता होती है। ये किसके लिए? आपके ऑब्जेक्टिविटी के लिए इनका कथन है। किसका है? ग्राड गिंड महोदय का। इनको आपको याद करना पड़ेगा। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए राकी महोदय क्या बोलते हैं कि इतिहासकार का दायित्व इतिहास को सिर्फ उस रूप में दिखाना है जैसा कि वह सचमुच हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी दिखाते रहो। जैसा कि वह सचमुच हो ऐसा आपको दिखाना है। ठीक है ना? यानी राकी इतिहास में वस्तुनिष्ठता पर अतिशय बल देता है। पूर्वाग्रह का अब पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह बायसनेस क्या होती है? तो बायसनेस आपको पता होगी क्या होती है कि जैसे मैंने बोला कि आप किसी सबसे अच्छा पूर्वाग्रह को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं समुदाय का या संप्रदाय का। तो जब भी हम बात करते हैं सनातन संप्रदाय की या इस्लाम संप्रदाय की या जैन धर्म की बात करते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं, तो सबके लिए हमारे मन में एक पूर्वाग्रह रहता है। क्या है? जैसे मैं बोलता हूँ मैं जैन हूँ, तो आपके मन में रहेगा कि सर आलू प्याज नहीं खाते होंगे, रात्रि में भोजन नहीं करते होंगे, ठीक है ना? आलू प्याज नहीं खाते होंगे, रात्रि में भोजन नहीं करते होंगे। क्यों? जैनियों के बारे में आपने ऐसा सुना है, ऐसा देखा है, इसलिए। तो आप किसी भी जैन व्यक्ति से मिलोगे, तो आपके विचारों में मन क्या आएगा? पहले आपके मन में विचार यही आएगा कि अरे भैया ये तो जैन है, आलू प्याज नहीं खाता होगा, रात में नहीं खाता होगा, लहसुन नहीं खाता होगा, है कि नहीं? आप किसी इस्लामिक व्यक्ति से मिलोगे, तो आपके मन में वो नॉन-वेज खाता होगा। हो सकता है कई ऐसे इस्लामिक व्यक्ति मेरे कॉन्टेक्ट में ही हैं, एक रिजवान भाईजान है, वो कभी नॉनवेज नहीं खाते हैं, है कि नहीं? तो अपने मन में पूर्वाग्रह पहले से नॉनवेज खाते हैं, बट वो नहीं खाते हैं। सनातनियों के बारे में क्या होता है, भैया वो सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, लेकिन कई लोग तो वैष्णव भी होते हैं ना, कई लोग अलग होते हैं, कई लोग अलग होते हैं। तो पूर्वाग्रह, तो पूर्वक क्या होता है? पूर्वाग्रह का मतलब है इतिहास इतिहास लेखक का अपने लेखन के किसी पक्ष में खड़े होना। जैसे आप देखोगे कि औपनिवेशिक इतिहासवादी और आपके राष्ट्रवादी इतिहासवादी, जो राष्ट्रवादी लेखन शैली थी वो। तो औपनिवेशिक इतिहासवादी की जब बात करें वो क्या हमेशा ब्रिटिश पक्ष में बात करते थे। क्या औपनिवेशिक इतिहास लेखन क्या हमेशा ब्रिटिश पक्ष में बात करता था। लेकिन राष्ट्रवादी इतिहास लेखन हमेशा भारतीय पक्ष में बात करता था, राष्ट्र की संस्कृति, गौरव की बात करता था, राष्ट्रीय इतिहास की बात करता था, राष्ट्रीय क्या अपनी सभ्यता की, राष्ट्रीय गौरव की बात करते थे, राष्ट्रवादी इतिहास। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखा भी है, कहा भी जाता है कि तथ्य संग्रह के दौरान ही शोधकर्ता अर्थात लेखक का पूर्वाग्रह कारक बन जाता है। मतलब आप जब फैक्ट इकट्ठे करते हो, सामग्री जुटाते हो, अब देखो सामग्री क्या होता है, फैक्ट क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, ये डे वन की क्लास में मैंने आपको बता दिया था, जब मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको बताई थी, जब मैं आपको क्या शोध कार्य प्रणाली मैंने आपको बताई थी। अगर आप बीच में क्लास देखोगे तो आपको कतई समझ में नहीं आएगा, आपको रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी। वही टॉपिक ऐसा है जो आप लोग यूनिट 2 में पेपर 1 में भी पढ़ते हैं। कहाँ पर? पेपर 1 में, यूनिट 2 में भी आप पढ़ते हैं। लेकिन यदि आप वहाँ पे पढ़ लो या आप यहाँ पे समझ लो, यदि आपने समझ लिया ना तो आपको सारी चीज़ समझ में आएँगी। तो यूजीसी नेट का पेपर कभी भी फैक्चुअल आता है, लेकिन फैक्चुअल आपको सीधे नहीं आता है। आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, तो आप उसको पढ़ के आसानी से टिक कर सकते हो। ठीक है ना? तो यहाँ तो यह कहा तो यह भी जाता है कि तथ्य संग्रह के दौरान ही शोधकर्ता क्या लेखक का पूर्वाग्रह कारक बन जाता है। मतलब आप जब फैक्ट इकट्ठा कर रहे हो, सामग्री इकट्ठा कर रहे हो, जानकारी जुटा रहे हो, तथ्यों को जुटा रहे हो, तभी आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हो, ऐसा कहा जाता है। जैसे मैं बताऊँ, यदि मैं आपको जनसंख्या के डाटा इकट्ठा करने के लिए दूँ, जनगणना का डाटा इकट्ठा करने के लिए करूँ, तो आपके माइंड में पहले से होगा, जो इस्लाम धर्म को पालन करने वाले होंगे, उनके परिवार में बहुत सारे लोग होंगे। तो हमारे माइंड में एक चीज़ पहले से बिठा दी गई है कि वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि के लिए काम किया जाता है, ना कि नियंत्रण के लिए। है कि नहीं? हमारे मन में एक बात पहले से बिठा दी गई है। बिठा दी गई कि नहीं? तो एक पूर्वाग्रह हो गया कि जब डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमें बोला कि डाटा क्या अनुपात में लेना है। तो हम क्या एक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएंगे। जो इस्लामिक लोग होते हैं उनके यहाँ पे क्या होता है, आपकी जनसंख्या ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा, एक हमारा पूर्वाग्रह बन चुका है, बायसनेस हमारी हो चुकी है। इसे रेमो आरू ने और स्पष्ट किया है और लिखा है कि इतिहासकार एक ही साथ इतिहास का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है। क्या? द हिस्टोरियन इज बोथ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री। मतलब व्यक्तिनिष्ठ भी हो सकता है, वस्तुनिष्ठ, इतिहासकार दोनों चीज हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने आपका जनसंख्या का लेके बता दिया यहाँ पे। यानी मनुष्य के क्रियाकलापों का लेखा-जोखा करता है। भाई स्वयं कर रहा है। अब एक चीज़ बताओ, मैं गांधी को महान क्यों मानता हूँ? क्या आप अपनी आत्मकथा में अपनी बुराइयाँ लिखोगे? बताओ, क्या आप लिखोगे? आप अपने माता-पिता को बताओगे आपने सुट्टा पिया था। आप अपने माता-पिता को बताओगे आपने दारू पी थी।
बताओ? नहीं बताओगे ना? क्या आप बताओगे आपने कुछ गलत काम किए थे, आप किसी लड़की को छेड़ा था आपने? क्या बताओगे आप? नहीं बताओगे। क्या आपने गालियाँ दी थी, बताओगे क्या? नहीं बताओगे, अपनी आत्मकथा में नहीं बताओगे, अपनी माता-पिता के बारे में नहीं बताओगे। क्या आप अपनी गलतियों को बताओगे सब पब्लिक प्लेस पे? नहीं बताओगे। बट गांधी जी ने बताया, तो वही यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य ही मनुष्य के क्रियाकलाप का लेखा-जोखा करता है, इसलिए हो सकता है मनुष्य पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, ठीक है ना? या मनुष्य सब्जेक्टिव भी हो, ऑब्जेक्टिव भी हो कि उसको क्या-क्या चीज़ें रखनी है, क्या-क्या नहीं रखनी है, ठीक है? इससे क्या होता है, प्राकृतिक विज्ञान ने वैज्ञानिक की तरह अपने विषय से दूरी की माँग करना, इतिहास की प्रकृति को अनदेखा करना है। ठीक है ना? मतलब इतिहास को हम लोग क्या कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं पूर्वाग्रह की वजह से। ठीक है ना? इतिहास लेखन वस्तुनिष्ठता एक आवश्यक और इच्छित लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि हाउसमैन बताते हैं, हाउसमैन क्या बताते हैं हाउसमैन कि यथातथ होना एक दायित्व है, कोई गुण नहीं। क्या? ये फैक्ट आपको याद करना है स्टेटमेंट। यथातथ होना एक दायित्व है, कोई गुण नहीं है आपका। इस बात को आपको याद है, आपको दायित्व है कि तथ्य से आपको चलना है। यदि इतिहासकार आप हो, तो आपको तथ्य के अनुसार चलना है। आपको गुण के बिल्कुल आपका दायित्व ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल तथ्य के हिसाब से चलो। आप पूर्वाग्रह से ग्रसित मत हो, आप व्यक्तिनिष्ठ मत हो, आप वस्तुनिष्ठ बनो। ठीक है ना? आप ऑब्जेक्टिविटी अपने अंदर लेके आओ। ठीक है ना? ये इतिहासकार का दायित्व होना चाहिए। लेकिन प्राकृतिक विज्ञान के स्तर पर वस्तुनिष्ठता इतिहास में प्राप्त नहीं की जा सकती। तो नेचुरल किया जाए, आदर्श स्थिति की बात की जाए, तो वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं की जाती है। वस्तुतः हम जो इतिहास पढ़ते हैं, हालाँकि वो तथ्यों पर आधारित होता है। ठीक-ठीक कहा जाए तो एकदम यथातथ नहीं है, बल्कि स्वीकृत फैसलों का एक सिलसिला है कि हाँ, भई हमने स्वीकार कर लिया। इसके लिए मैं आपको रोमिला थापर जी का एग्ज़ाम्पल देता हूँ हमेशा। इसका रोमिला थापर जी का आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ हमेशा, देता कि नहीं? भैया वो क्या एक ऐसी महान, मैं बहुत अच्छा इतिहासकार मानता हूँ कि समय के अनुसार स्वयं को बदलती रहती हैं। जो फैसले लिए जाते हैं, वो स्वीकार करती रहती हैं। ठीक है ना? प्रोफ़ेसर विरकला इतिहास की पूर्वाग्रह उपस्थिति को करते हैं। ये किसका कथन है आपको याद रखना, किसका कथन है? किसका कथन है कि हम जो पढ़ते हैं, हालाँकि वह तथ्यों पर आधारित है, ठीक-ठीक कहा जाए तो एकदम तथ्य नहीं, बल्कि स्वीकृत फैसलों का किसका है आपका? प्रोफ़ेसर विरकला जी का तथ्य। तो इसको लिख लेना आप लोग, फैक्ट स्टेटमेंट आप लोग लिखते जाना। हालाँकि देखो मैंने आपको पीपीटी पहले ही भेज दी है, क्लास के पहले ही भेज दी थी। जिसके पास नहीं है वो मँगा लेना एक बारी, ठीक है ना? आप टेलीग्राम पे मैसेज डालना @AJNKIT, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना? आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और आप इसको भी जॉइन कर सकते हो, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल दिया गया था, कहाँ गया? ये इसको जॉइन करो, इस पे टेलीग्राम मिल जाएगा आपको, यहाँ पे लिंक दी गई है, ठीक है ना? चैनल पे लिंक दी गई है। इतिहास ना तो इतिहास विज्ञान है, ना इससे ज़्यादा ना कम। किसका है? जे बेरी महोदय का कथन है। याद रखना, जे बेरी महोदय का कथन है क्या है? हिस्ट्री इज़ अ साइंस, नाइदर मोर नॉर लेस। मतलब ना तो कम है, ना ज़्यादा है। इतिहास का एक विज्ञान है। एक बहुत बार आपसे पूछा गया है और सेट में ऐसे फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इतिहास विज्ञान है, ना इससे ज़्यादा है, ना कम है। ठीक है ना? ठीक है ना? इतिहास कभी रांके की अभिलाषाएँ पूरी नहीं कर सकता। जैसे बोलते हैं कि अतीत की वैसी ही पुनर्रचना की जानी चाहिए, जैसा वास्तव में है। बट ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? लोग बाग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, लोग बागों के पास वस्तुनिष्ठता बहुत कम होती है, तो ये संभव नहीं है। एक थोड़ा फैक्ट कथन है ना, किसके कथन है? किसके हैं? रांके महोदय का है, ठीक है ना? और कर्नल कार्ल बेकर क्या बोलते हैं? कार्ल बेकर इतिहास को अतीत की घटनाओं का सर्वांगीण विवरण बताते हैं। क्या? अतीत की घटनाओं का सर्वांगीण विवरण बताते हैं। कौन? कार्ल बेकर महोदय। और मानते हैं कि यह विवरण पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं हो सकता है। तो याद रखना, अतीत की घटनाओं का सर्वांगीण वितरण किसने बताया है? कार्ल ब्रेकर महोदय ने। ठीक है ना? ये क्या मानते हैं? ये एवरण पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं हो सकता है। यहाँ पे याद रखना, जो मैंने आपके लिए समझाने का था इस क्लास में क्या था आपके लिए? पूर्वाग्रह क्या होता है? वस्तुनिष्ठता क्या होती है? व्यक्तिनिष्ठता क्या होती है? अभी क्लास खत्म नहीं हुई, अभी आज दूसरा टॉपिक भी लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आवाज़ सही आ रही होगी, तो उसको पहले खत्म करेंगे और अन्वेषणात्मक सक्रिया क्या होती है, इसको हम पूरा देखेंगे अभी। इसको देखेंगे हम लोग। पहले इसको खत्म कर लें। चलो। राके का मानना भी है कि इतिहास लेखन क्या है? व्यक्ति की अंतर चेतना का विषय है, और जब अंतर चेतना का विषय है तो कहीं व्यक्ति निष्ठता यहाँ पे बढ़ जाएगी, सब्जेक्टिविटी बढ़ जाएगी। और हेनरी प्रेन बोलते हैं कि इतिहास का विषय स्वयं समाज होता है। इतिहास का विषय स्वयं समाज होता है। उसका कार्य अपने ही प्रकार के लोगों के जीवन से संबंधित घटनाओं को समझना और उनका विवरण करना होता है। क्या? इतिहास का विषय स्वयं में समाज होता है। स्वयं में क्या होता है? समाज होता है। उसका कार्य क्या होता है? अपने ही प्रकार के लोगों के जीवन से संबंधित घटनाओं को समझना, उनका विवरण करना। कौन कहते हैं? हेनरी प्रेन कहते हैं। भाई कितना भी पूर्वाग्रह से मुक्त हो,
पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता है। कौन कहते हैं? हेनरी प्रेन। वस्तुनिष्ठता और पूर्वाग्रह में संतुलन साधना ही इतिहासकार का कर्तव्य है। हेनरी पेन महोदय का कथन है। और चार्ल्स महोदय क्या बोलते हैं? यह सत्य है कि इतिहास लेखन इतिहासकार के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करता है। क्या यह सत्य है कि इतिहास लेखन इतिहासकार के व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को प्रतिबिंबित करता है? किंतु फिर भी पूर्वाग्रहों की सापेक्षता में रहकर भी तथ्यों को प्रधानता देकर ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता सुरक्षित रखी जा सकती है। क्या? पूर्वाग्रहों की सापेक्षता में रहकर भी तथ्यों को प्रधानता देकर ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता सुरक्षित रखी जा सकती है। इस प्रकार कहा जा सकता है, इतिहास ना तो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ हो सकता है, ना ही पूर्णतः पूर्वाग्रह। अब सुनना, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा आपसे, बहुत शानदार क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं आपसे। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर आपको देना है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसकी भाषा समझना। मैंने बोला कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है कौन सा कथन सही नहीं है या कौन से कथन सही है। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं मैं कि इतिहास, नंबर पहला पॉइंट तो आपका ही हो गया, इतिहास ना तो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ हो सकता है, ना ही पूर्णतः पूर्वाग्रह हो सकता है। क्या सही है? तो बिल्कुल ये कथन सही है। अब दूसरा पॉइंट लिखना, दूसरा पॉइंट, ए पॉइंट तो आपका ही हो गया। दूसरा पॉइंट है, इतिहास लेखन की एक शर्त, दूसरा पॉइंट, इतिहास लेखन की एक शर्त इतिहासकार को इतिहासकार को वस्तुनिष्ठ और इतिहासकार को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और इतिहासकार को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए। अब सुनो, मैंने दो कथन लिखे आपके सामने, ए और बी। मैंने लिखा कि इतिहास ना, पहला कथन क्या, इतिहास ना तो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ हो सकता है, ना ही पूर्वाग्रहित हो सकता है। तो पहला कथन सही है, बिल्कुल सही है। और दूसरा लिखा कि एक शर्त, इतिहासकार को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए। अब यहाँ पे यदि मैं लिख दूं पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, तब भी सही हो, क्योंकि एक शर्त बताई है, मतलब ऐसा होना चाहिए, एक आदर्श स्थिति बताई है। तो यार हमें कभी कभी पूर्णता वाले कथन गलत भी होते हैं, कभी सही भी होते हैं। इस सेंटेंस को फिर से सुनना, आप इसको लिखना। अभी इसको आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को आप लिखो, इसको मैं बोल रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर एक, इतिहास ना तो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ हो सकता है, ना ही पूर्वाग्रहित हो सकता है। इतिहास ना तो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ हो सकता है, ना ही पूर्वाग्रहित हो सकता है। दूसरा लिखना, दूसरा लिखना, इतिहास लेखन की एक सर्वमान्य शर्त है, इतिहास लेखन की एक सर्वमान्य शर्त है कि इतिहास लेखन की एक सर्वमान्य शर्त है कि इतिहासकार को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, इतिहासकार को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए और पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए। अब आपको बताना है कौन सा पॉइंट सही है और कौन सा पॉइंट गलत है, कौन सा पॉइंट सही है और कौन सा पॉइंट गलत है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है ना? ये आपको इसमें बताना है। तो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आप इस बात को समझोगे, मैंने जो आपसे पूछा है उसका आप जवाब सही से दे पाए, उसका आप जवाब सही से दे पाए, ठीक है ना? चलो, और इसका जवाब आप कमेंट में भी दे सकते हैं, और कोई इतना अच्छा व्यक्ति हो जो कमेंट में इस प्रश्न को टाइप कर सके तो कमेंट में भी टाइप कर देना, यदि आप में से कोई इतना अच्छा व्यक्ति हो, ठीक है ना? मैंने क्या बोला, तो प्रश्न कभी सीधे नहीं आते हैं, लेकिन प्रश्नों को यदि समझ लिया ना, प्रश्नों को कैसे बनते हैं, तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या? आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो, बिना किसी पूर्वाग्रह के इतिहास लेखन संभव नहीं है,
क्योंकि जाने अनजाने ही तथ्यों का संकलन करते समय हमारा पूर्वाग्रह काम करने लगता है। बिल्कुल सही बात है। वस्तुतः तथ्य बोरे की तरह होते हैं, जब तक उनमें कुछ व्याख्या अर्थात भरा ना जाए, तब तक वे खड़े नहीं होते। बिल्कुल खाली बोरा देखा ना, बोरा होता है आपका, जो एम्पटी शेक्स आपके होते हैं, बोरा होता है उसके समान होते हैं। तात्पर्य है कि इतिहासकार से अपेक्षा करना कि वह व्याख्या लिखे असंभव है। अपने समय के अनुकूल अतीत की समीक्षा करता है। ठीक है भैया, पढ़ लेना इसको, कोई महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पे, पढ़ लेना। अब आते हैं अन्वेषणात्मक क्रिया क्या होती है? क्या अन्वेषणात्मक क्रिया क्या होती है, इसको देखते हैं हम लोग। अन्वेषणात्मक संक्रिया क्या होती है? ह्यूरिस्टिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो अन्वेषणात्मक संक्रिया क्या होती है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, क्योंकि आवाज का इशू मुझे नहीं चाहिए। टॉपिक टू द पॉइंट रिकॉर्ड करता हूँ मैं, आपको एक दिन में 3 से 4 वीडियो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके लिए, ठीक है ना? चलो, तो बेस्ट ऑफ लक। क्लास को आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और क्लास में कंटिन्यू रखो। यदि आप निरंतरता रखोगे तो आपको मजा आएगा। अगर आप निरंतरता रखोगे तो आपको मजा आएगा। क्लास का टाइमिंग वैसे 9 बजे रखा है, बट मैंने आपको जैसे ही रिकॉर्ड होता है अपलोड कर देता हूँ। तो 9 बजे का कोई सीन ही नहीं है। क्या? 9 बजे कोई सीन ही नहीं है। जैसे ही क्लास रिकॉर्ड होता है मैं आपको तुरंत अपलोड कर देता हूँ। तो तुरंत देखो, तुरंत नोट्स बनाओ और फ्री रहो।